तो यहां तक की हमारी बात हो चुकी थी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो कहा था, एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं चीजें कि जब कोई एक पार्टिकल चलता है और जिस पाथ पर चलता है उस पाथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और चूंकि वो पाथ की लंबाई है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रहनी थी। 0 क्यों रहनी थी? कब रहनी थी? तो उसका कारण हमने पाया कि जब पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा तो ही डिस्टेंस 0 रहेगी, अदरवाइज डिस्टेंस लगातार बढ़ती रहेगी। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती। फिर बात आई थी डिस्प्लेसमेंट की। जो भी पाथ हो डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट उस तरीके से डिफाइन किया है जिसमें मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट। और यहां पर इनिशियल पॉइंट पर हम एक टेल ड्रॉ करते हैं और यहां एक हेड ड्रॉ करते हैं, और इसीलिए टेल टू हेड एक वेक्टर बन जाता है और ये क्वांटिटी जो आ जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। यहां तक की हमारी बात थी। अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहूं तो मैंने कहा कि हम स्टार्टिंग में ए पर थे, ए से किसी तरीके से बी पर पहुंचे। ए जिसकी पोजीशन को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो x1 y1 और z1, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखी गई इस पोजीशन ए को अगर मैं r1 वेक्टर लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि r1 वेक्टर का मतलब हो गया ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर, और ओ से ए को मिलाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और पार्टिकल यहां ए से बी आया, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x2 y2 और z2, और इसकी पोजीशन वेक्टर r2 अगर लिख दी जाए तो r2 वेक्टर जिसको लिख सकता हूं ob वेक्टर, ये हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अब मैं जानना चाहता हूं ए से बी यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानना चाहता हूं, और ए से बी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानना चाहता हूं तो उसको लिखते हैं डेल्टा आर, जो हो जाएगा R2 माइनस R1 फाइनल पोजीशन माइनस, और इसको अगर मैं घटाकर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और आगे इसी तरीके से z2 माइनस z1 के कैप। मुद्दे की बात यहां की अगर इस डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड भी मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला इसे बोलते हैं या डिस्टेंस फॉर्मूला इसे बोलते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बता देगा ए से बी का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा आई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सेम टू सेम आगे हम यहां पर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ जगहों पर हमें यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही यहां पर हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया है और हम कहते हैं कि पार्टिकल यहां ए पॉइंट है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और इसका यहां से जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो आर है, और यहां से पार्टिकल यहां बी तक जाता है और ओ से बी जिसको R2 बोलते हैं उसका भी मैग्नीट्यूड R है, यानी R1 ये वाला, R2 ये वाला, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम। और OA और OB यानी R1 और R2 के बीच का एंगल मैंने क्या बोल दिया? थीटा। और मैं निकालना क्या चाहता हूं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब R2 वेक्टर माइनस, और जब हम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स सेम है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है 2r sin थीटा बाय 2। ये भी काम अपने को बहुत सारी जगहों पर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें अपने से ये बेसिक पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ ऑल दीज 4 ग्राफ्स कौन सा यहां पर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सही है, और ये सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा ग्राफ सही होगा? बोलो, अरे बोलो। फोर्थ, पहले में क्या कमी है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव, दूसरे में क्या कमी है? डिस्टेंस कभी कम,
तीसरे में क्या कमी है? सेम डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। और यहां ये चौथा ग्राफ एक सही रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस का टाइम के साथ। ये छापिए, ये लिखो बेटा, आज आज तो लिखो आप। क्या बोल रहे हैं? कल से आप इसी में कॉपी में स्पाइरल सेट कर लेना, खेलो दिमाग से। 49 रुपए है? नहीं है? ड्रीम 11 डाउनलोड कर लेती। लिख लो, जितना है यहां तक का लिख ले। इसके वो नहीं लिखा क्या? मुझे देना है, पर उसके लिए मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला, ये बिल्कुल सच्चाई है। मुझे अगर आधे घंटे का भी समय मिल जाता मैं काम कर लेता, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। नहीं, आपको यहां से आज फिलहाल पूरा लिखना है। क्या कहा दी अभी मैंने? अभी नहीं दे पाया। मैं समय निकालने का आज पूरा प्रयास करूंगा। थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया?
बढ़े क्या? पहला वाला इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 3 आई कैप, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 2 प्लस 4 जे कैप, और 15 माइनस 3 12 के कैप। और इसी का मुझे लेंथ भी निकालना है, दैट इज मैग्नीट्यूड, और इसी को निकालने के लिए हम लिख देंगे रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कितना होगा ये? बिल्कुल सही, 13। बताइए। 4। यहां पर एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ पर हम चलना शुरू करते हैं कहीं से भी एट एनी पॉइंट। तो मैंने मान लिया यहां से चलना शुरू करता हूं, और गणित मेरी यहां पर यह कहती है कि 10 सेकंड में एक पूरा चक्कर हो जाता है, और एक पूरा चक्कर हो जाने के बाद मैं वहीं आ जाता हूं जहां से स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास 1 मिनट और 5 सेकंड यानी 65 सेकंड है। तो 65 सेकंड में क्या हो जाएगा? 6 रिवॉल्यूशन पूरे प्लस एक आधा रिवॉल्यूशन भी यहां पर हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि 6 रिवॉल्यूशन पूरे होने के बाद में इन दी एंड यहां प्लस रिमेनिंग आधे रिवॉल्यूशन में मैं फिनिश यहां पर करूंगा। स्टार्ट यहां से किया, फिनिश यहां किया, और यह हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट सिंपली डायमीटर, और वो 2r है, और उसकी वैल्यू 4 मीटर है। अगर इसी सवाल में मैं जानना चाहूं डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस बताइए। कितना? 26 पाई।
तो डिस्टेंस के लिए देखना पड़ेगा भाई 5.5 6.5 चक्कर है, 6.5 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना चलते हैं हम, 2πr। सही, तो कितना हो जाएगा 13πr। आर की वैल्यू 2, तो 26 पाई मीटर। बड़े यहां पर देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बहुत सवालों में काम आता है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस पर मैं पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक पहुंचता हूं, एंगल थीटा यहां से घूम जाता हूं, सर्कल की रेडियस आर मेरे पास है और मुझसे कहा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस क्या होगी, जो यहां ए से बी चला जा रहा है यही डिस्टेंस है। इसी को अपन यहां पर क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। और हम जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। तो कुल मिलाकर जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं आर थीटा, जहां थीटा किस में होगा, रेडियन में। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ये कितना मैग्नीट्यूड आर, ये कितना मैग्नीट्यूड आर, ये कितना एंगल थीटा, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस, और ये सब्ट्रैक्शन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 2r साइन थीटा बाय 2। ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए है, और आप पता कीजिए ये क्या कहना चाहता है। बताइए पहले इस ए से बी जाने में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ए से बी होते हुए फिर सी जाने में डिस्टेंस,
और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए से बी से सी, यानी ए से सी डायरेक्ट में लाना है, ये कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए काम कैसे किया जा सकता है ये यहां पर एक बार सोचकर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं जानता हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर प्लस बी से सी को मिलाने वाला वेक्टर इज इक्वल्स टू ए से सी को मिलाने वाला वेक्टर, और मैं ए से सी का ही मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूं। इसके लिए जब मैंने देखा कि ए बी और बी सी, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, ए बी और बी सी के बीच का एंगल, बोलो कद्दू 120, अबे नमूनो, ए से बी वेक्टर ये बनता है और बी से सी वेक्टर ये बनता है, हेड और टेल मिले हैं, ये एंगल जो कि इसके बीच का एंगल होता ही नहीं है, करना क्या पड़ेगा, शिफ्ट कर लो, या तो इसको आगे शिफ्ट कर लो, अब टेल टू टेल मिल गई, ये एंगल बोलो इनके बीच का कितना, 60। अब यहां से मुझे दोनों को जोड़ना है, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनके बीच का एंगल पता है, और दो वेक्टर्स को जोड़ने का फॉर्मूला वो घटाने का फॉर्मूला है भाई, जोड़ने का फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाय 2, ये होगा हमारा AC का मैग्नीट्यूड। कुछ तो कभी तो शर्म करके कुछ बोल दिया करो कि हाँ भाई समझ आता है कि नहीं आता है। हंसने से काम नहीं चलने वाला दीदी, बोलना पड़ेगा। √3a, तो यहां पर ये आ जाएगा √3a। आगे बोलो यहां पर 3 में 3a, बढ़िया, ये वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ओ से होकर गुजरेगा, ये कितना, उधर भी कितना, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ अपना 2a हो जाएगा। और ई तक के में अपना ए बी सी, मतलब ए 1 2 3 4 4, यहां पर 4a हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोलो, हाँ बेटा, √3a, ठीक है, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। बड़े चले क्या,
ठीक है। दोबारा बोल। 3/√5। 3 कौन है? चलो इधर देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बोला है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पर रिवॉल्व करने की बात की है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लगते हैं 4 सेकंड। तो अगर अपन सोचें कि इस पूरे सर्कल पर 4 सेकंड, तो 1 सेकंड में मैं यहां से यहां जाता हूं, अगले सेकंड में यहां से यहां जाता हूं, एंड इसी तरीके से पूरा एक सर्कल चल लेता हूं 4 सेकंड में। मुझे बोला है एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, तो आफ्टर एंडिंग थर्ड सेकंड वी विल बी हियर। स्टार्ट यहां से किए, हम यहां पर फिनिश करेंगे t बराबर 3 पर। और मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन पाथ। ये साइड कितनी है r, ये साइड कितनी है r, ये क्या है हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा √2r। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर हो जाएगा √2r। r कितना दिया हुआ है 10, तो ये आंसर हो जाएगा 10√2 मीटर। बोलो। 1+π/√5। क्या क्या पूछा है? रेशियो, डिस्टेंस, और पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस के लिए जितना चलते हैं सब जोड़ते हैं। ये चले कितना, फिर यहां से यहां चले कितना, तो सबको जोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैटर करता है शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से यहां को, हाँ या ना। ये कितना है 2r, और ये कितना है r। हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, √r² और 2r², तो ये हो जाएगा 5r²। तो यहां से हम लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है r√5, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो हो जाएगा यहां से डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, r से r काट दिया,
ऊपर बचा 1 प्लस पाई, नीचे बचा √5। बताओ। ठीक है मामला। चलते हैं आगे। आगे हम कुछ डायरेक्शंस और उनके लिखने के तरीके की बात करना चाहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह में अभी मुझे जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस डायरेक्शंस की, आई कैप, जे कैप, क्या कैप, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि अगर मुझे डायरेक्शन लिखनी है और डायरेक्शन लिख सकने के लिए मुझे दिया गया है पैटर्न कोऑर्डिनेट्स। पहली चीज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो जब मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करता हूं तो उसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर हमेशा क्या लिख देंगे। मेरा कहने का और समझाने का मतलब यहां पर यह है कि कभी कहा जाए आगे से किसी सवाल में कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग 5 मीटर चले, तो आप बेशक उस डिस्प्लेसमेंट को यहां पर लिख देंगे 5, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी आई कैप। इस तरीके से अपने को यहां पर रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप, और यहां पर माइनस जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। और अगर ये जेड एक्सिस अंदर की तरफ ले जाती है तो ये तो यहां पर सिंपल हमारा रिप्रेजेंटेशन है, बट इसके साथ इंपॉर्टेंट है ये वाला कि यही रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड के बजाय अगर कहा जाए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो अब यहां पर किस प्रकार से डायरेक्शंस को बताया जाता है वो हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि अगर प्रॉपर कोई ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो तो हमें दिख ही जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कुछ। अब इन बिटवीन यहां पर कोई अगर आदमी जाना चाहता है, यानी कहा गया कि एक आदमी चला इस तरफ किसी दिशा में, कितना, यहां से किसी थीटा एंगल पर चला, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वेक्टर यहां पर ए है, और मुझसे कहा जाता है कि इस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जो यहां ईस्ट से थीटा एंगल पर नापी गई है उधर नॉर्थ की तरफ। तो इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है, मैग्नीट्यूड तो वही सिंपल तरीका है, मैग्नीट्यूड तो हम मॉड ए से लिख देते हैं, जिसके लिए करते क्या है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना भी होता है आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। डायरेक्शन मैटर है, मैटर करती है, डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, ये जो डायरेक्शन है इसको लिखा जाएगा थीटा डिग्री, और थीटा डिग्री जो हमने नापा है वो कहां से नापा है, ईस्ट से, किसकी तरफ, तो इसको लिखा जाता है थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सुनते जाना पूरी बात। इसी रिप्रेजेंटेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, इसी डायरेक्शन को शो करने का एक और तरीका होता है, वो होता है कि कहां से चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन से, कितना डिग्री, थीटा डिग्री, किस तरफ, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन अपने को यहां सवालों में देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूं एक एग्जांपल के साथ, कि जैसे मान लो यहां पर हमने कोई एक वेक्टर ले लिया है, इस तरफ मान लेता हूं, और उसका ये एंगल हमने बोल दिया 37 डिग्री। तो डायरेक्शन हम जानते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उधर वेस्ट, इधर ईस्ट, और इस प्रकार से हमें कोई एक वेक्टर नजर आया और मैंने कह दिया कि इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं 10 मीटर है। तो बेशक जब मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले लिखूंगा मैग्नीट्यूड कितना, 10 मीटर, फिर लगाऊंगा कॉमा, और फिर इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए क्या लिखूंगा, बोलो, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तरीका यहां पर काम आता है, कभी किसी सवाल में अल्टरनेटिवली ये भी लिखने का तरीका हो जाता है, क्या, बोलो, वेस्ट 37 डिग्री नॉर्थ। वेरी गुड, सही है मामला। एक और चीज कि मैंने यहां से ये एंगल नापा, फॉर एग्जांपल कितना आया, 37 डिग्री, कोई इधर से नापेगा तो उसको 53 मिलेगा कि नहीं। इसी डायरेक्शन को अगर कोई यहां पर 53 देखता है तो इसी को क्या भी लिख सकता है, बोलो, 53 डिग्री
वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर नॉर्थ 53 डिग्री वेस्ट। बात समझे? पर स्टैंडर्ड बोले या मोर पॉपुलर बोले, तरीका एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करके ज्यादा बताया जाता है। वी हैव बोथ ऑप्शंस, वी कैन मेजर दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल, बट प्राइमरीली वेस्ट और ईस्ट एक्सिस के साथ एंगल मेजर करके जनरली ज्यादा बताया जाता है। अरे हाँ ना, मतलब आपके पास चॉइस होगी दोनों को देखने की, तो 37 और 53 दोनों दिख रहे होंगे सबको, आप क्या देखना पसंद करोगे? 37। छापिए। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट कब है? तो अपना काइनेमेटिक्स हो जाएगा पूरा, और फ्लूइड, ठीक है, मैं काइनेमेटिक्स और फ्लूइड दे रहा हूं, ठीक है। लिख लिया होगा? पाप लगेगा तेरे को पता है? ऑल आइज ऑन यू। बड़े हाँ, कोई का कुछ बोल रहा है इधर से? तू कुछ कह रहा है? ब्लैक स्लाइड, अच्छा बैक स्लाइड। यार भाई देख, नहीं हो पाएगा वो, मुझसे नहीं हो पाएगा, तू आगे कर दे। और आ भी गया ना तू इधर ऊपर, तेने पैर रख दिया है तो तेरा क्लास में आना बंद कर दूंगा मैं।
भाई थोड़ा ध्यान दे लो इधर। होगा। पहले वाले पार्ट में हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप में जानना चाहते हैं, तो स्प्लिट करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां से ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये 10 का 53 डिग्री के लिए हो जाएगा 10 cos 53, और ये हो जाएगा नीचे 10 sin 53। 10 sin 53 8, और ये 6 6 इस तरफ, तो ये हो जाएगा -6 आई कैप। 8 नीचे की तरफ तो हो जाएगा -8 जे कैप। और ये हमारे इस वेक्टर ए का वेक्टर फॉर्म हो गया। यहां वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में रिप्रेजेंट करना है, और ये काम बहुत बार करना पड़ेगा जो दूसरा वाला है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से। हो जाएगा। किधर है ये? -5 इधर, 12 ऊपर, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। रिजल्टेंट जो आएगा उसके लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। कितना? 13। बहुत बढ़िया। एंगल कौन सा नापू, यहां से या यहां से? नीचे से। ये हो जाएगा थीटा। थीटा मेजर करना पड़ेगा, तो थीटा मेजर करने के लिए हम लिखेंगे 10 थीटा। जो भी यहां पर एक इंक्लाइंड लाइन जिसको हाइपोटेनियस बोला जा सकता है, थीटा एंगल से अटैच्ड साइड को कहा जाता है, उसके सामने वाली जो रिमेनिंग साइड है उसे कहा जाता है। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय, तो हो जाएगा 12/5। तो थीटा कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 12/5। और अपन पूरा वेक्टर इस तरीके से लिख देंगे। ये थीटा हो गया, और ये एंगल मेजर कहां से किया है? वेस्ट से, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चाहे तो आगे इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। 13 मीटर वगैरह दिया नहीं है, बट स्टिल मैं लिख देता हूं 13 मीटर डायरेक्शन के साथ।
चले, लिख लिया बेटा तूने? उसको समझ नहीं आता, इतनी इज्जत से पूछा नहीं जाता ना उससे, अब पूछा है तो उसको हजम नहीं हो रहा वो। चले, एक और यहां पर सवाल देखिएगा। एक बार इस वाले को भी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। हो गया? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आई कैप में 10 और जे कैप में माइनस, यहां पर नीचे की तरफ दोनों का रिजल्टेंट बीच में यहां पर कहीं पर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 10√2। एंगल कितना? तो बेटे जब यहां पर 45 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में इस वेक्टर को लिखने के लिए लिखा जा सकता है 10√2 मीटर कॉमा, एंगल बताने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 45 है, दोनों एक्सिस से 45 है। आप सिंपल यहां पर ये भी लिख सकते हैं, क्या है ये, और साउथ, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साउथ ईस्ट। सिंपल, अपने को बिना एंगल रिप्रेजेंट कराए साउथ ईस्ट लिखा जा सकता है इसको। तो जब भी कभी भी यहां पर 45 डिग्री होगा, ये रिप्रेजेंटेशन भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके साथ बात करते हैं आगे बढ़े। एक बार इसको निकाल लो फटाफट।
हो जाएगा। इधर 5, नीचे 5√3, मैग्नीट्यूड कितना 10। एंगल यहां से मेजर कर लो थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। टेन थीटा लिख डालो, परपेंडिकुलर बाय बेस √3 थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्या लिख देंगे इस वेक्टर को, 10 मीटर कॉमा 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चले, इस सब का काम कहां आएगा, आगे अपन बात करते हैं। बढ़े क्या क्वेश्चंस यहां पर इस प्रकार से अब आएंगे अपने सामने, जिसमें कहा जाएगा कि एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेप्स में चलने का प्रयास करता है। जैसे सबसे पहले वो यहां इस कोऑर्डिनेट में चलता है 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो सबसे पहले 4 मीटर हम ईस्ट डायरेक्शन में बना देंगे, कितना लिख देंगे 4 i कैप। उसके बाद कहना चाह रहा है वो 9 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहां से 9 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ बना देंगे 9 j कैप। मैं बस यहां से इतना सा चेंज करना चाह रहा हूं कि चूंकि ये 9 j कैप जो है एक वेक्टर है, और वेक्टर में एक शब्द आपने सुना होगा कि वेक्टर इज हैविंग पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर किसी भी वेक्टर को जब कभी भी हम ड्रॉ करें, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, हर एक वेक्टर को कहां से ड्रॉ किया जा सकता है, ओरिजिन से। अरे ड्रॉ यहां से भी करता, वहीं इसके बजाय मैं क्या कहना चाहता हूं, कहां से ड्रॉ करो। तो 4 मीटर भी कहां से ड्रॉ किया, ओरिजिन से, हो गया काम। 9 मीटर भी कहां से ड्रॉ किया, ओरिजिन से, हो गया काम। अगला 5 मीटर किस तरफ, साउथ ऑफ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब यहां से कितना एंगल 37, वो भी कितना मैग्नीट्यूड 5। और इस प्रकार से मुझे कितने वेक्टर मिले 3। मुझे इन तीनों का क्या निकालना है, वेक्टर सम, और वेक्टर सम करने के बाद एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा। तो छापिए इसको और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो। हो गया, पहले इन सबका वेक्टर सम कर लेंगे। तो पहला वेक्टर हमारे पास है 4 i कैप, दूसरा वेक्टर हमारे पास है 9 j कैप, और तीसरा वेक्टर जो है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और 5 का इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, 5 cos 37, 4 i कैप, और एक कंपोनेंट नीचे 3 j कैप। ये अपना ओवरऑल 1, 2 और 3 वेक्टर बनेंगे, जिनका मुझे नेट रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर सम करना है। तो आई कैप 8 i कैप हो जाएगा, और यहां पर जे कैप प्लस का 6 j कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
10 मीटर, और डायरेक्शन किधर बोलेंगे नेट रिजल्टेंट की, तो इसके लिए फिर से आपको यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। आई कैप में 8 और जे कैप में 6, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये एंगल लिख दिया, यहां टेन थीटा निकाल लिया, टेन थीटा हो जाएगा 6/8, एंगल थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, और इसको फाइनली लिख देंगे कि जो भी रिजल्टेंट है वो 10 मीटर है, पहली बात, एंगल उसका 37 डिग्री मेजर किया जा रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समस्या जो भी हो बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला घर पे करना, ये वाला करो अभी फिलहाल। कुछ कहना चाहता हो तो क्या है? हाँ, क्या बोलते हो? यहां पर अपने को बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो वो चल ही रहा है, पोल पर भी चढ़ गया, और पोल की डायरेक्शन जो होगी वो आउटसाइड द प्लेन होगी, तो उसको अपन थर्ड एक्सिस यानी के कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ईस्ट डायरेक्शन तो ये हो गया 5 i कैप, 10 j कैप नॉर्थ के अकॉर्डिंग, और 10√5 के कैप। और मुझे इसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, और 10√5 का स्क्वायर 500, 625 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 25 मीटर। चले बड़े, चलिए तो आगे बात बढ़ाते हैं। यहां से आगे की जो बातें हैं वो है स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के लिए। समझना,
जब हम किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो फिजिक्स के तौर पर हमारे दो कंसर्न हो सकते हैं। एक तो हम ये जानना चाहें कि कितना चले, उसको क्या कहा हमने, डिस्टेंस। और एक हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल इफेक्टिवली कितना चले, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट इसी का नाम है कि इफेक्टिवली कितना चले। भले अपन ने उसको डिस्प्लेसमेंट कह दिया बट एक्चुअली उसको इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव पाथ ट्रेवल्ड कहा जा सकता था, इफेक्टिव डिस्टेंस कहा जा सकता था। पर ठीक है, वी हैव द सेपरेट टर्म डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहां ए से बी तक जाने में जो मैं समय लगाता हूं वो डेल्टा टी समय लगाता हूं, तो जब कभी यहां पर बातें होंगी वो दो प्रकार से हो सकती है। फॉर व्हीकल्स, फॉर कार, फॉर मोटरसाइकिल, जो बात यहां पर आती है वो आती है स्पीड के अंदर। तो हम यहां से कहेंगे स्पीड इस बात पर मैटर करती है कि उसने कितनी डिस्टेंस चली और कितने टाइम में चली। बट साइंटिफिकली कहीं कहीं पर अपने को वेलोसिटी अगर मेजर करने को बोला जाए तो वेलोसिटी विल बी रिलेटेड टू कि अल्टीमेटली मेरी चेंज पोजीशन में कितनी हुई और उस चेंज इन पोजीशन को टाइम मैंने कितना दिया। तो ये दो चीजें, दो बातें हम यहां से पढ़ेंगे, स्पीड विच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम यहां पर स्पीड पर आते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड में भी दो यहां पर अपने को बातें करनी पड़ेगी कि जब कभी को मैं पूरी जर्नी कर चुका हूं, पूरी जर्नी कर लेने के बाद मुझसे कहा जाता है कि पूरे इंटरवल में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, वो एवरेज स्पीड अगर बतानी है तो एवरेज इज डिफाइंड फॉर इंटरवल, हाँ या ना। और इंटरवल को हम यहां पर लिख देते हैं डेल्टा टी। तो कह देते हैं कि वी एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा फॉर द इंटरवल डेल्टा टी। टोटल क्या, इसके बाद बात आती है कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब यह है कि कोई भी रैंडम पाथ है, मुझे पर्टिकुलर किसी जगह पर पिन पॉइंटेड स्पीड जाननी है, नॉट फॉर होल इंटरवल, मुझे पिन पॉइंटेड किसी एक पर्टिकुलर जगह पर डिस्टेंस स्पीड जाननी है। तो क्या किया जाता है, इस डेल्टा टी को, जो इंटरवल बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े के बजाय बहुत छोटा इंटरवल अज्यूम किया जाता है। और जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा अज्यूम किया जाता है, इसी को फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, dt। तो शॉर्ट में यहां पर बात क्या हो जाएगी कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड जाननी है तो इट विल बी ds बाय dt। ठीक, ds बाय dt मतलब डिफरेंशिएशन।
होगा। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे इंटरवल की बात करनी पड़ेगी, और इंटरवल जो यहां पर दिया हुआ है वो 0 से 2 दिया हुआ है। t बराबर 0 पर अगर मैं पूछूं कि कितना यहां पर हम खड़े हैं, कहां खड़े हैं, दैट इज S1, तो t बराबर 0 पर S1 यानी 0, मैं ओरिजिन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और t बराबर 2 होते होते हमारा डिस्टेंस का मार्किंग क्या हो जाएगा, वो जैसे ही वहां पुट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 20। और मुझे अगर एवरेज स्पीड लिखनी है तो हमने सीखा हुआ है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, मीनवाइल हम चले कितने हैं, 20 0 से स्टार्ट होकर, और जो इंटरवल है वो है 2 सेकंड का, 2 माइनस 0 विच गिव्स अस 10 मीटर पर सेकंड। बट मजे की बात यहां पर ये इंस्टेंटेनियस आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ds बाय, और ds बाय dt बोलो 10t। कितने टाइम पर बात करनी है, इंस्टेंट जो है वो 3 सेकंड वाला है, 3 सेकंड यहां रख दीजिए एग्जैक्टली, और हमें पता लग जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। भागे। अगला मैटर है यहां पर एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के जो ये पैटर्न है इनसे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से मेरी सारी बातों को समझिएगा। यहां पर बात होती है कि मुझे एवरेज स्पीड के लिए कहा गया, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिचुएशन समझाएगा। पहली केस वन, जिसमें कहा जाएगा कि मुझे स्पीड्स और टाइम्स गिवन है। किस प्रकार से गिवन है, कुछ ऐसे कि पहले हम t1 इंटरवल के लिए v1 से चलते हैं, फॉर द नेक्स्ट t2 इंटरवल हम v2 से चलते हैं, देयर मे बी नेक्स्ट इंटरवल जिसमें हम v3 से चलते हैं, फिर एक और हो सकता है जिसमें हम v4 से चले। तो मुझे पता है कि टाइम t1 t2 t3 हर इंटरवल का वो स्पेसिफाई कर दिया है, और हर एक उस इंटरवल में एक स्पेसिफिक वेलोसिटी भी दे दी गई है। पूरे इंटरवल के लिए अब मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तू बता दे भाई, अब उधर क्या देखता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर यहां पर अपन एवरेज स्पीड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, नीचे तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा, t1 प्लस t2 प्लस t3, जितने भी इंटरवल्स होंगे सबको जोड़ते चलिए, ऊपर मुझे लिखना है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां मिसिंग है, बट वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू फिगर आउट दैट डिस्टेंस। बट द फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगी डिस्टेंस, v1 t1, बढ़िया। और यही चीज यहां पर चलती चली जाएगी, v2 t2 v3 t3 एंड सो ऑन। यहां पर हम ये काम कर देते हैं। मैटर बस यहां पर ये हो जाता है, कभी कभार कुछ ऐसी चर्चाएं आ जाती है जिसमें वो कह देता है, सवाल कहता है कि पहले टी टाइम के लिए v1 से चला, दोबारा फिर से टाइम टी ही लेता है पर v2 से चलता है, तीसरी बार भी v ही टाइम लेता है और v3 से चलता है, यानी टाइम इंटरवल सेम है, चाहे वो 2-2 मिनट के हो, चाहे 10-10 मिनट के हो, चाहे आधे आधे घंटे का टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल सेम है। और उसमें चली गई स्पीड अलग अलग होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, हर एक टाइम इंटरवल को रिप्लेस करके। और अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पर क्या हमें मिल जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर टी 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 सब जगह सेम कॉमन आ जाएगा, नीचे टी 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 जुड़ता चला जाएगा। लेट अस अज्यूम कि यहां पर एन इंटरवल्स हैं, कितने, एन इंटरवल है, तो नीचे कितने टी हो जाएंगे, ऊपर कितने टी कॉमन आ जाएंगे, अरे एन टी, अरे बोलो, ऊपर एन टी कॉमन आएगा ना, टी ही आएगा, तो टी से टी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एन। बड़ी जल्दी बातें मान लेते हो तुम यार।
चलो बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट सिचुएशन है जिसमें अब अपने को स्पीड और टाइम ना देकर कहानी में स्पीड और डिस्टेंस बताई जाएगी बेटे। अच्छा, इस फॉर्मूले की क्लैरिटी क्या है कि अगर दो ही इंटरवल हुए तो फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाय, तीन इंटरवल हुए तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर बात करते हैं कि यहां अगर अब, और ये थोड़ी प्राइमरी कंडीशन है, इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन, जेई मेंस में भी लगभग लगभग हर बार, और अपने नीट में भी इस पर क्वेश्चन बनी जाता है, राइट। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि अब इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हमें गिवन है, यहां क्या लिख दूंगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, जितने भी इंटरवल है, और नीचे टाइम होना चाहिए, बट टाइम मिसिंग है, बट वी कैन कैलकुलेट द टाइम कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगेन सेकंड डिस्टेंस अपॉन सेकंड वाली स्पीड, और यही प्रोसेस चलता चला जाएगा, है ना। जैसे स्पेशल कंडीशन वहां बनी, स्पेशल कंडीशन यहां है कि डिस्टेंसेस क्या हो, इक्वल हो। डिस्टेंसेस इक्वल हो तो हम क्या लिख देते हैं, ये बात समझिएगा, हम लिख सकते हैं वी एवरेज, ऊपर डिस्टेंसेस कॉमन है तो क्या लिख दूंगा, यहां नीचे डिस्टेंस कॉमन आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन, एन से एन, सॉरी डी से डी कट जाएगा। और यहां पर एक बार ऐसा भी पूछा था, मैं आपको टर्म बताता हूं, एक बार ऐसा भी पूछा था कि फॉर्मूला था ये 1/v1 1/v2 1/v3, इनको भेज दो उधर और वी एवरेज को ले आओ डी से डी, तो यहां फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एन अपॉन इज इक्वल्स टू, है ना बेटा, है ना, ऑल दो ऐसी शायद जरूरत ना पड़े, बट स्टिल ऐसा टर्म अपन लिख सकते हैं। अगर यहां पर दो इंटरवल हो, सिर्फ दो ही इंटरवल्स हैं, और दोनों इंटरवल्स में डिस्टेंस सेम है, तो कुल मिलाकर मैं एन की जगह क्या लिख दूंगा, दो, और यहां सिर्फ इक्वेशन कहां से मट जाएगी, 1/v1 प्लस 1/v2 पे, तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तीन इंटरवल हो वो भी मैं बता देता हूं, आप खुद लिखते रहना अपनी क्लैरिफिकेशन के, तीन इंटरवल हो तो तीन इंटरवल के लिए फॉर्मूला आ जाता है, ये सब कहां से मिलेगा, यहां से, ये अपने रिजल्ट से याद रह जाए, बहुत बढ़िया है।
चलिए एक काम करते हैं, अब ये लिख लेना आप, और इसके आगे कोई भी आप टैप कर देना। 3 क्वेश्चन है, वो तीनों कर लेना। कल मिलते हैं अपन। मैं पक्का नोट्स कल आपको 5 बजे दे जाऊंगा, ठीक है? पीडीएफ नहीं भेज सकता मैं। हाँ, वायरल वाला सीन नहीं है, सीन अलग है। ये नहीं हो पाएगा, मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, आप स्कैन करवा लेना। ठीक है, ओके।